चलिए 19वीं सदी में चलते हैं। कल्पना कीजिए दो एशियाई महाशक्तियों की, चीन और जापान, जो एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ी हैं। एक ने तो बड़ी तेजी से मॉडर्न बनने का रास्ता अपना लिया, जबकि दूसरा अपनी सदियों पुरानी परंपराओं में ही उलझा रहा। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे कुछ दशकों में लिए गए फैसलों ने हमारी आज की दुनिया का नक्शा तय कर दिया। 1800 के दशक की शुरुआत में अगर एशिया का नक्शा देखें तो एक कहानी बिल्कुल साफ नजर आती थी। एक तरफ चीन, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो सदियों से इस पूरे इलाके का सेंटर था, और दूसरी तरफ जापान, एक छोटा सा अलग थलग टापू जो हमेशा से चीन की परछाई में ही रहा। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये पूरा बैलेंस इतनी बुरी तरह से पलटने वाला। तो देखिए, एक तरफ था चीन, छिंग राजवंश के राज में पूर्वी एशिया का बेताज बादशाह, जो खुद को मिडिल किंगडम यानी दुनिया का केंद्र मानता था। तो वही दूसरी तरफ था जापान, तोकुगावा शोगुनेट के कंट्रोल में एक मिलिट्री सरकार जिसने अपनी सीमाओं को, आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए लगभग बंद ही कर रखा था। चीन की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, ऐसा लगता था। तो फिर सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दशकों में ये सब कुछ बदल गया? कैसे एक अलग थलग रहने वाला टापू एक ग्लोबल पावर बन गया, जबकि एक इतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बिखरने की कगार पर आ गया? इस कहानी में असली मोड़ तब आया जब पश्चिमी ताकतें एशिया के दरवाजे पर दस्तक देने लगीं। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने चीन और जापान दोनों को ही अपनी सदियों पुरानी दुनिया के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। जापान के लिए ये चुनौती आई 1853 में, और ये किसी चिट्ठी या संदेश के रूप में नहीं, बल्कि कोमोडोर मैथ्यू पेरी के बड़े बड़े धुआं उगलते काले जहाज़ों के रूप में आई। जरा सोचिए, जापानियों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, और पेरी का मैसेज बिल्कुल साफ था, व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोलो वरना अंजाम अच्छा नहीं हो। अब देखिए, जापान दुनिया में क्या हो रहा है उससे अनजान नहीं था। उन तक ये खबरें पहुंच चुकी थीं कि कैसे उनके ताकतवर पड़ोसी चीन को अफीम युद्धों में अंग्रेजों के हाथों जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, और यही डर कि अगला नंबर उनका हो सकता है, उनकी पूरी प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा कारण बना। और जापान ने इस चुनौती का जो जवाब दिया ना, वो बिल्कुल बिजली की तेजी से था। उन्होंने इंतजार करने के बजाय एक्शन लेने का फैसला किया। इस पूरे बदलाव की जो नींव थी वो थी 1868 की मेजी पुनर्स्थापना। शोगुन का सदियों पुराना मिलिट्री शासन खत्म कर दिया गया और सत्ता वापस युवा सम्राट मेजी के हाथों में आ गई। बस यहीं से जापान के पूरी तरह से बदल जाने की शुरुआत हुई। नई मेजी सरकार का मकसद बिल्कुल साफ था। उनका एक ही नारा था, फुकोकू क्यों है, मतलब अमीर देश मजबूत सेना। वो जानते थे कि अगर पश्चिम की ताकतों का मुकाबला करना है तो आर्थिक और सैनिक दोनों तरीके से ताकतवर बनना ही होगा। तो उनका ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर था। सबसे पहले सारी पावर सम्राट के हाथ में दी गई, फिर हर नौजवान के लिए मिलिट्री सर्विस जरूरी करके एक मॉडर्न सेना बनाई गई, तीसरा सबके लिए शिक्षा लागू की गई, और चौथा रेलवे और मॉडर्न बैंक बनाकर और मित्सुबिशी जैसी कंपनियों को मदद देकर देश में औद्योगिकरण को जबरदस्त बढ़ावा दिया गया। ये एक तरह से पूरे देश को नए सिरे से बनाना था। वैसे जापान कोई जीरो से शुरुआत नहीं कर रहा था। वहां पहले से ही पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी और एक अच्छी खासी कारोबारी अर्थव्यवस्था थी। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि उस वक्त राजधानी एदो में आप नूडल के एक कटोरे की कीमत पर एक किताब किराए पर ले सकते थे। मतलब ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान थी। और इसके नतीजे वो तो और भी हैरान करने वाले थे और बहुत तेजी से सामने आए। कुछ ही दशकों के अंदर जापान ने अपने पुराने गुरु चीन को युद्ध में हरा दिया, फिर रूस जैसी बड़ी यूरोपियन शक्ति को शिकस्त दी और कोरिया पर कब्जा कर लिया। वो छोटा सा द्वीप जो कभी दुनिया से अलग थलग रहता था, अब एक साम्राज्य बन चुका था। लेकिन एक मिनट, जब जापान ये सब कर रहा था और आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, तब उस विशालकाय चीन का क्या हुआ? वहां क्या चल रहा था? चीन का रास्ता जापान जैसा सीधा और तेज बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत लंबा, दर्दनाक और उथल-पुथल से भरा संघर्ष था। चीन की कहानी तो एकदम अलग थी। वहां कमजोर हो रहा छिंग राजवंश एक साथ कई मुसीबतों से घिरा हुआ था। देश के अंदर भयंकर गृह युद्ध चल रहे थे। बाहर से पश्चिमी ताकतें लगातार दबाव बना रही थीं, और अब तो दरवाजे पर ही एक ताकतवर और महत्वाकांक्षी जापान खड़ा था। साम्राज्य अंदर से भी टूट रहा था और बाहर से भी। यहीं पर दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। जापान ने यह फैसला किया कि जिंदा रहने के लिए उन्हें पश्चिमी मॉडल को अपनाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं को ही बदलकर मॉडर्न दुनिया के हिसाब से ढालने की कोशिश की।
ये एक बहुत धीमी, मुश्किल प्रक्रिया थी जो ज्यादातर नाकाम ही रही। और जब दशकों तक ये छोटे मोटे सुधार फेल होते रहे तो चीन में बहुत से लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अब सिर्फ लीपापोती से काम नहीं चलेगा। उन्हें लगा कि इस पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अब क्रांति ही एकमात्र रास्ता बचा है। तो आखिर में हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण की इस दौड़ में दोनों देशों की यात्रा और उनके नतीजे कितने ज्यादा अलग और नाटकीय थे। 20वीं सदी आते आते पासा पूरी तरह से पलट चुका था। जापान एक ताकतवर औद्योगिक देश और एक औपनिवेशिक साम्राज्य बनकर उभरा था, और वहीं चीन, जो कभी पूरे एशिया का केंद्र था, वो गृह युद्ध में फंसा हुआ था और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था। जापान में जो औद्योगिक बदलाव आया उसका स्केल आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 1870 में जहां लगभग 7 लाख लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, वहीं 1913 तक ये संख्या बढ़कर 40 लाख हो गई थी। ये उस जबरदस्त तेजी का एक जीता जागता सबूत है। तो ये सोचना लाजमी है, 19वीं सदी में लिए गए इन फैसलों की गूंज आज भी पूर्वी एशिया और पूरी दुनिया की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही है। इन दो दिग्गजों के इन अलग अलग रास्तों का असर आज भी साफ दिखाई देता है।